हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्मानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैटी कैश बुक के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक में हमने 4 तरह की कैश बुक के बारे में पढ़ा। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरी है डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और फोर्थ है पैटी कैश बुक। तो हमारे सिलेबस में सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक, ये 3 तरह की कैश बुक ही है। तो जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो हमारे 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम जानेंगे ये पैटी कैश बुक क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में, हर बिजनेस में छोटे छोटे कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे कि पोस्टेज है, मतलब डाक तार व्यय है, स्टेशनरी का खर्चा है, कार्टेज है, माल को इधर ले जाना उधर ले जाना, वेजेस है, मजदूरी है। ये कुछ स्मॉल एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस में लगभग रोजाना होते हैं, रिपीटेडली होते हैं ना, मतलब ये बार बार होने वाले खर्चे हैं। रोज ही कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है, रोज ही कोई डाक भेजनी पड़ती है, रोज ही कुछ छोटी छोटी स्टेशनरी मंगानी पड़ती है, या मतलब जल्दी जल्दी ये एक्सपेंसेस होते हैं, रिपीटेडली होते हैं। मान लीजिए किसी का बिजनेस है, इधर से उधर माल ले जाना, तो रोज ही कार्टेज होती है, ऑटो में ठेलों में माल इधर से उधर ले जाया जाता है, मजदूरी देनी पड़ती है। तो ये कुछ खर्चे क्या होते हैं, रिपीटेडली होते हैं। अगर इनके खर्चों को इफ पेड बाय कैशियर एंड रिकॉर्डेड आल्सो कैशियर, मतलब जो मेन कैशियर होता है उस बिजनेस का, उसके द्वारा ही इनको चुकाया जाए और उसके द्वारा ही इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, तो ये काम क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी वर्क हो जाता है, थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो और कैश बुक भी क्या हो जाएगी, कैश बुक ऑल्सो बिकम लेंदी। जो मेन कैश बुक है, अगर रोज होने वाले खर्चों को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाए तो कैश बुक भी क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सेपरेट कैशियर इज एम्प्लॉयड। एक जो अलग से जो कैशियर है उसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। मतलब जो मेन कैशियर है, मुख्य जो रोकड़िया है, उसके अलावा एक अन्य कैशियर को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये क्या कहलाता है, पैटी कैशियर कहलाता है। जो ये कैशियर एम्प्लॉय किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, पैटी कैशियर। हिंदी में इसे बोलते हैं फुटकर रोकड़िया। तो जैसे इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है टू पे स्मॉल एंड पैटी एक्सपेंसेस, मतलब छोटे छोटे खर्चों को क्या करना, भुगतान करना। ये अपने बिहाफ पे ही भुगतान करते हैं। अच्छा, इसकी लिमिट क्या है, मेनली ये खर्चे क्या होते हैं, बिलो 1000, 1000 रुपए से के जो कम खर्चे हैं उनको ये क्या करता है, स्वयं ही भुगतान करता है। और टू रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग भी क्या करता है, वो खुद करता है। ठीक है ना, जो मेन कैशियर है उसके अलावा जो पैटी कैशियर होता है वो इन छोटे खर्चों को खुद ही चुकाता है और इसकी रिकॉर्डिंग करता है। कहाँ करता है, इन सेपरेट कैश बुक। अलग से जो कैश बुक है, मेन कैश बुक के अलावा एक अलग से बुक खोल लेता है, उसमें ये करता है रिकॉर्ड। और इस जो अलग से बुक खोली जाती है इसको क्या बोला जाता है, पैटी कैश बुक बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं लघु रोकड़ बही। अब जानते हैं कि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लघु रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति, है ना। अग्रदाय मतलब एडवांस, एडवांस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। अच्छा, इसमें क्या होता है, सर्टेन अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड इज गिवन टू पैटी कैशियर। मतलब एक निश्चित अवधि के प्रारंभ में एक निश्चित अमाउंट, सर्टेन अमाउंट किसको दे दी जाती है, पैटी कैशियर को दे दी जाती है, लघु रोकड़िया को दे दी जाती है। अब पैटी कैशियर क्या करता है, इस एडवांस अमाउंट में से छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता है ना, पे स्मॉल एक्सपेंसेस फ्रॉम द अमाउंट इज गिवन टू एडवांस। जो भी उसको एडवांस अमाउंट दी जाती है उसमें से वो क्या करते हैं, छोटे छोटे खर्चे जैसे पोस्टेज, स्टेशनरी, वो पैटी कैशियर खुद करता है।
और इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एंड रिकॉर्ड इन द पेटी कैश बुक। और इनका रिकॉर्ड किसमें रखता है, अलग से एक कैश बुक बनाई जाती है, पेटी कैश बुक बनाई जाती है, उसमें इनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड पेटी कैश बुक इज चेक्ड बाय मेन कैशियर। उस सर्टेन पीरियड जो निश्चित अवधि है उसकी समाप्ति के बाद ये जो पेटी कैश बुक है वो किससे चेक कराई जाती है, मेन कैशियर से चेक कराई जाती है। पेटी कैशियर द्वारा मेन कैशियर से इस कैश बुक की जांच कराई जाती है और फिर जितनी भी अमाउंट उसने खर्च करी है पेटी कैशियर ने वो अमाउंट उसको वापस दे दी जाती है। ठीक है ना। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हर महीने के अंत में जो सर्टेन पीरियड है वो क्या होता है, मोस्टली मंथली होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर। तो जनरली ये क्या होता है, मंथली होता है। मान लीजिए अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने के 1 अप्रैल के शुरू में, अप्रैल महीने के शुरू में 10,000 रुपए किसको दे दिए गए हैं, पेटी कैशियर को दे दिए गए हैं कि ये कह के कि हाँ भाई जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको आप अपने लेवल पे खर्च करें और उसका रिकॉर्ड कहाँ करें, अलग से एक पेटी कैश बुक में करें। मेनली कितने की पावर होती है, मेनली 1,000 रुपए से जो कम के खर्चे हैं उसको अपने बिहाफ पे खर्च करने की पावर किसको होती है, पेटी कैशियर को होती है। अच्छा, अब अप्रैल महीने तक की उसको इंटरेस्ट दे दिया गया, भाई ये 10,000 की अमाउंट है, आप इसको अप्रैल महीने में खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए अप्रैल महीने के वो दौरान कितने रुपए खर्च हुए, 8,000 रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है ना। 30 अप्रैल तक कितने खर्च हो गए, 8,000 रुपए खर्च हो गए। अब उसके बाद महीने के आखिर में कितने बचे हैं, 2,000 रुपए बच गए ना। 10,000 रुपए में से 8,000 उसने खर्च कर दिए, अब कितने बच गए, 2,000 रुपए बच गए। अब अगले महीने की 1 तारीख को यानी 1 मई को इसको और कितने रुपए दे दिए जाएंगे, 8,000 रुपए और दे दिए जाएंगे। और ये 8,000 रुपए दे के अब उसके पास कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है हर महीने की 1 तारीख के को पेटी कैशियर के पास ये अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जितने वो खर्च करेगा उतना ही अमाउंट उसको क्या कर दी जाती है, दोबारा दे दी जाती है। ठीक है। ये कहलाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अच्छा, पेटी कैश बुक बनाना किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, ऑप्शनल होता है। जरूरी नहीं है कि बनाई जाए, मेन कैश बुक तो बनाई जाती है, लेकिन अगर बिजनेस में रिपीटेडली खर्चे ज्यादा होते हैं तो एक क्या की जाती है, अलग से पेटी कैश बुक बनाई जाती है। कहने का मतलब है पेटी कैशियर के पास हर महीने की 1 तारीख को बची हुई राशि और जो मेन कैशियर से मिलने वाली अमाउंट है वो मिला के उतनी ही अमाउंट हो जाती है जितनी उसके पास लास्ट मंथ के 1 तारीख को थी, है ना। 1 अप्रैल को उसके पास उस बैलेंस अमाउंट थी 2,000 और 8,000 रुपए फिर उसको मेन कैशियर दोबारा देगा। ये दोनों अमाउंट मिला के उसके पास 1 मई को उतनी अमाउंट होगी जितनी अमाउंट 1 अप्रैल को थी। हर महीने का उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 रुपीज इंटरेस्ट होगा। तो इसको इंटरेस्ट सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब है कि एडवांस अमाउंट गिवन टू एनी पर्सन। ठीक है ना। अग्रदाय का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को खर्च करने के लिए दी गई अग्रिम राशि, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बोला जाता है। कहने का मतलब है कि पेटी कैशियर के पास अगले महीने की 1 तारीख को जो बैलेंस अमाउंट है वो और जो मेन कैशियर द्वारा दी गई अमाउंट है वो मिला के उतनी ही अमाउंट हो जाती है जितनी पिछले महीने की 1 तारीख को थी। ठीक है ना। यहाँ पे 1 मई को उसके पास जितनी बैलेंस अमाउंट बची थी, कितनी बची थी, 2,000 रुपए बची थी वो, और मेन कैशियर द्वारा 8,000 रुपए देके 10,000 रुपए वही अमाउंट रहेगी जो उसके पास 1 अप्रैल को 10,000 रुपए थी। यानी हर महीने की 1 तारीख को पेटी कैशियर के पास कितना इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, कितनी अमाउंट एडवांस रखनी पड़ेगी, 10,000 रुपए एडवांस रखनी पड़ेगी। इसे इम्प्रेस सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इम्प्रेस्ड माना होता है अमाउंट एडवांस गिवन टू एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति को अग्रिम दी गई राशि को क्या बोला जाता है, अग्रदाय अमाउंट बोला जाता है। सरल शब्दों में बोला जाए तो पेटी कैशियर हर महीने जितना जितना खर्चा करता जाता है उतनी उतनी अमाउंट उसको क्या कर दी जाती है, वापस पे कर दी जाती है उस इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए।
किसी भी बिजनेस में पैटी कैश बुक बनाने के लिए जो इम्प्रेस सिस्टम अपनाया जाता है उसको बहुत ध्यान से अपनाया जाना चाहिए और उसको अपनाते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो इम्प्रेस सिस्टम जो है वो सक्सेस हो सकता है। तो एक अच्छे इम्प्रेस सिस्टम में क्या क्वालिटीज हो सकती हैं या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो उसमें क्या है, प्रॉपर रिसीप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो भी पैटी कैशियर द्वारा खर्चे किए जा रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर रिसीप्ट, प्रॉपर रसीदें होनी चाहिए। और ये कैसी रसीदें कैसे होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगी हुई होनी चाहिए, यानी डेट वाइज इनको रखा जाना चाहिए, इन पे सीरियल नंबर लगे हुए होने चाहिए, ताकि जो मेन कैशियर है उसको क्या, उसके द्वारा इन रसीदों को और इस जो हिसाब किताब को है इजीली चेक किया जा सके। दूसरा है कि अगर रिसिप्ट अवेलेबल नहीं है पैटी कैशियर के पास, क्योंकि कई छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी रसीद उपलब्ध नहीं हो पाती, जैसे माल को रिक्शा द्वारा मंगाया जा रहा है, ऑटो द्वारा मंगाया जा रहा है, तो वो थोड़ी एक एक चीज की रसीद देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, पैटी कैशियर द्वारा खुद वाउचर्स तैयार किए जाने चाहिए और किसी ऑथोराइज पर्सन से क्या कराया जाना चाहिए, इन वाउचर्स पे सिग्नेचर कराया जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी चाहिए कि जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सिंगल पेमेंट है वो क्या होनी चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए। पैटी कैशियर द्वारा कितनी राशि अधिकतम खर्च की जानी है, एक सिंगल पेमेंट पे कितना खर्च किया जाना है, इसका लिमिट तय करना बहुत जरूरी है। मेनली क्या होता है, ये लिमिट कितनी होती है, 1,000 रुपए होती है, मतलब 1,000 रुपए तक का खर्चा करने का अधिकार किसको दे दिया जाता है, पैटी कैशियर को दे दिया जाता है। तो ये लिमिट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो भी खर्चा कर रहा है पैटी कैशियर, उसका भुगतान उसको किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ओनली बाय मेन कैशियर। जो मुख्य रोकड़िया है उसी को ही ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो जितना खर्चा उसने किया है पैटी कैशियर ने उसका पेमेंट करे, यानी वो उसको अपना पैटी कैशियर को अपना बैलेंस अमाउंट लेने के लिए किसके पास जाना चाहिए, ओनली पैटी मेन कैशियर के पास जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो मालिक से भी ले रहा है, अकाउंटेंट से भी ले रहा है ना। तो ये सब बातें क्या, फ्रॉड और जो मिस्टेक है उनको अवॉइड करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक ही पर्सन को अधिकार होना चाहिए कि वो पैटी कैशियर को कैश का पेमेंट कर सके। अच्छा, इसके बाद है पैटी कैशियर शुड नॉट बी ऑथोराइज टू रिसीव एनी अमाउंट इन बिजनेस। मतलब पैटी कैशियर को बिजनेस में हर तरह की अमाउंट रिसीव करने का क्या नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए। उसको खाली क्या होना चाहिए, पैटी उससे मेन कैशियर से ही अमाउंट लेने का राइट होना चाहिए। इसके बाद है इम्प्रेस अमाउंट शुड बी डिसाइडेड केयरफुली। जो किसी भी सर्टेन पीरियड के शुरू में जो इम्प्रेस्ड अमाउंट डिसाइड की जा रही है उसको भी बहुत केयरफुली डिसाइड किया जाना चाहिए। वो इतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि वो उस अवधि के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, उसमें से उसके खर्चे हो जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए अमाउंट डिसाइड की जा रही है किसी महीने के लिए, तो ये अमाउंट ये देख के डिसाइड की जानी चाहिए कि उसमें से उसके सारे खर्चों का भुगतान हो सके, कम ना पड़े, ना तो कम पड़े और ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये बिजनेस की आवश्यकताओं, नीड को देख के ये अमाउंट बहुत ही केयरफुली डिसाइड की जानी चाहिए। तो इन बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो इम्प्रेस सिस्टम में फ्रॉड और गलतियां होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। अच्छा, एक बिजनेस में पैटी कैश बुक बनाने या इम्प्रेस सिस्टम अपनाने की क्या बेनिफिट है उनको देख लेते हैं। तो दोनों के ही समान बेनिफिट है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इम्प्रेस सिस्टम बनाने क्या बेनिफिट है या पैटी कैश बुक बनाने क्या बेनिफिट है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट तो इसमें कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन, यानी गबन वगैरह की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि छोटे खर्चों के लिए अलग से पैटी कैशियर रखा जाता है। दूसरा है कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण हो जाता है। थर्ड है कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय मेन कैशियर, क्योंकि इन पैटी कैशियर की जांच किसके द्वारा की जाती है, मेन कैशियर द्वारा जांच की जाती है, तो उससे भी कंट्रोल रहता है। आगे सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मेन कैशियर, जो मेन कैशियर है उसका श्रम और उसका समय की बहुत बचत हो जाती है। इसके बाद इजीनेस इन पोस्टिंग, पैटी कैश बुक का मेथड अपनाने से जो खाता वही है, लेजर है, उसमें अकाउंट की पोस्टिंग क्या हो जाती है, इजी हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि अलग अलग खर्चे, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको बार बार पोस्टिंग उनकी नहीं की जाती है। ठीक है, इसके बाद है इजीनेस इन प्रिपेयर द कैश बुक, कैश बुक बनाने में भी आसानी हो जाती है। लास्ट है सिंपल मेथड, जो पैटी कैश बुक बनाना है वो बहुत इजी होता है, मेन कैश बुक से एक पैटी कैश बुक बनाना बहुत इजी होता है, इसलिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस का कोई भी सामान्य कर्मचारी जो है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी पैटी कैश बुक बना सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। एक पैटी कैश बुक में का अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, यानी पैटी एक्सपेंसेस में, पैटी कैश बुक में किस तरह से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो पैटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, इसमें सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम आता है फर्स्ट, सेकंड है कैश बुक फॉलियो नंबर, थर्ड है डेट, फोर्थ है पर्टिकुलर्स, फिफ्थ है वाउचर नंबर, सिक्स है टोटल पेमेंट। अब इसके बाद टोटल पेमेंट का क्या है, ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट है, और इसमें जितने जितने खर्चे बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में रिपीटेडली खर्चे होते हैं उनका एक एक अलग अलग कॉलम बनाया जाता है। ये कॉलम बनाना बिजनेस की नीड पे डिपेंड है। वो देखा जाता है कि एक बिजनेस में कितने खर्चे बार बार रिपीटेडली हो रहे हैं। जैसे स्टेशनरी का खर्चा बार बार हो रहा है तो एक कॉलम स्टेशनरी का बनाया जाएगा, वेजेस का बनाया जाएगा, कन्वेंस, पैकेज एंड कुरियर, रेफ्रेशमेंट और अदर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर होता है उसका एक कॉलम, और लास्ट में एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का एक कॉलम और बना लिया जाता है। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में पैटी कैश बुक में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पैटी कैश बुक में डीके गोयल जी की बुक में बताया गया कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दो साइड है, उसमें ये टोटल पेमेंट तक के ये वाउचर नंबर तक के साइड को डेबिट माना है, और उसके बाद जो टोटल पेमेंट वाला साइड है इसको क्रेडिट माना गया है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ऐसा नहीं है, और मैं भी इसको डेबिट और क्रेडिट को अग्री नहीं करती हूँ। पैटी कैश बुक में एक ही फॉर्मेट होता है, वो इस तरह माना जाएगा। ये पैटी कैश बुक के एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो डीके गोयल जी की बुक के पेज नंबर 11.38 पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द पैटी कैश बुक ऑफ श्री प्रेम सागर विद एप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम, बैलेंस इट ऑन 15th May 2020 and show the amount which should be received from the cashier to make up the amount of the impressed rupees 5000। ये प्रेम सागर की पैटी कैश बुक में इन ट्रांजैक्शन को एंटर करना है, और 15th May को बैलेंस बताना है 2020 को, और वो अमाउंट बतानी है जो 5000 का इम्प्रेस्ड बनाए रखने के लिए कैशियर से रिसीव की जानी है। तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ सारा क्वेश्चन। 2020 ईयर है, May 1 को है, रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर ₹4720, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड दैट इज 5000। कैशियर से कितने रिसीव किए गए हैं, 4720 रिसीव किए गए, जो 5000 का इम्प्रेस्ड बनाए रखने के लिए अमाउंट जरूरी होती है। इसी रेट को परचेज स्टाम्प्स है 400, पेड फॉर कैरेज है 300, फिर है May 3 को पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 200, फिर है पेड फॉर वेजेस 250, फिर पेड रेलवे फेयर 350, फिर पेड बस फेयर 400। ये चारों खर्चे कब हुए, May 3 को हुए। अब आ जाइए May 8 को पेड फॉर वेजेस 240, फिर टी फॉर ऑफिस स्टाफ 220। अच्छा, May 10 को 3 तरह के खर्चे हुए, कौन कौन से, पेड रिवार्ड टू सर्वेंट्स 150, बॉट शॉर्ट एंड नोट्स फॉर ऑफिस, ये कितना है 580। अच्छा, इसके बाद है पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर 400। अच्छा, May 12 को परचेज्ड पेन्स एंड पेंसिल्स है 520 के, पेड फॉर एनवलप्स है 250 को। अच्छा, May 15 को पेड फॉर रिपेयर्स टू टाइपराइटर कितना है 200 का। तो ये खर्चे हुए हैं कब, मई को खर्चे हुए हैं मई महीने में, और इसे पैटी कैश बुक में एंटर करना है। तो आइए चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले पैटी कैश बुक का प्रोफार्मा बनाएंगे। पैटी कैश बुक, बुक्स ऑफ प्रेम सागर, इधर सबसे फर्स्ट कॉलम है अमाउंट रिसीव, फिर कैश बुक फॉलियो नंबर, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स,
फिर वाउचर नंबर, और फिर ये टोटल पेमेंट का कॉलम आएगा, और फिर ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट है। इसमें कुछ जनरल कॉलम्स हैं जो हर पैटी कैश बुक में बनाए जा सकते हैं। ये कॉलम्स बिजनेस की नीड और बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ अभी हमारे सिलेबस में जो बुक में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कुछ जनरल कॉलम्स बनाए हुए हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स के। वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला है पोस्टेज एंड कुरियर, दूसरा है वेजेस, थर्ड है कन्वेंस, फोर्थ है कार्टेज, और फिफ्थ है स्टेशनरी, और बाकी के एक्सपेंसेस कहाँ डाले जा रहे हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाले जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? रिसीव्ड May 1 को रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर ₹4,720, जो द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ इंप्रेस्ड दैट इज 5,000। कैशियर से कितने रिसीव किए गए हैं? 4,720 रिसीव किए गए हैं, जो कि 5,000 का इंप्रेस्ड बनाए रखने के लिए नेसेसरी हैं। तो बाकी की जो अमाउंट होगी, यानी कि 5,000 में से 4,720 रुपये माइनस करके वो May 1 क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो वो ओपनिंग बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड यहाँ आएगी 280 और डेट आएगी May 1, और पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? टू बैलेंस BD। तो ये बैलेंस आपको समझ में आया? कैसे आया? 280 पहले का बैलेंस है, और बाकी का May 1 को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। बाकी का 4,720 क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है। तो वो क्या होगा? इम्प्रेस्ड बनाए रखने के लिए 5,000 का इम्प्रेस्ड बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। टोटल मिला के ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5,000। तो 280 आपको समझ में आ गया होगा कैसे आएगा? 5,000 में से 4,720 जो रिसीव हो रहे हैं, तो बाकी का क्या है? ये 280 का बैलेंस है जो हम पिछली उससे मंथ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब इसी रेट को May 1 को नेक्स्ट एंट्री है परचेज स्टाम्प 400 की और पेड फॉर कैरिज 300 का। तो May 1 को बाय स्टाम्प्स लिख के पहले तो अमाउंट टोटल पेमेंट में लिखी जाएगी, फिर स्टाम्प्स यानी पोस्टेज एंड कुरियर के कॉलम में से एंटर किया जाएगा 400 रुपये, और फिर नेक्स्ट है पेड फॉर कैरिज, है ना। तो बाय कैरिज करके 300 टोटल पेमेंट में आएंगे, और 300 किस वाले में आएंगे? कार्टेज में। अच्छा, यहाँ पे कन्वेंस और कार्टेज में फ़र्क समझ लीजिए। कन्वेंस तो होता है पर्सन्स का इधर से उधर जाना, व्यक्तियों का इधर से उधर जाना, सवारी का इधर से उधर जाना, और कार्टेज में क्या चीज़ आएगी? माल का इधर से उधर ले जाना। तो कैरिज किस में आएगा? कार्टेज में आएगा। कैरिज मतलब माल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाना। तो ये बाय में आएगा ना, बाय स्टाम्प्स बाय कैरिज। अब नेक्स्ट 3 मई को 4 खर्चे हुए हैं। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 200, पेड फॉर वेजेस 250, और पेड रेलवे फेयर 350 एंड पेड बस फेयर 400। तो May 3 को बाय ऑफिस क्लीनिंग टोटल पेमेंट 200, और इसे कहाँ लिखा जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। और फिर बाय वेजेस 250, इसे कहाँ लिखा जाएगा? वेजेस के कॉलम में। फिर है बाय रेलवे फेयर 350 है ये ना, 350, इसे कहाँ लिखा जाएगा? कन्वेंस में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कार्टेज और कन्वेंस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद है 3 मई को ही बाय बस फेयर 400 का, ये भी कहाँ लिखा जाएगा? कन्वेंस के कॉलम में लिखा जाएगा। टोटल पेमेंट में तो सारे आ जाएंगे, बाकी ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट में इसको लिखा जाएगा। फिर 8 मई को 2 खर्चे हुए हैं। पेड फॉर वेजेस 240 एंड पेड फॉर टी टू ऑफिस स्टाफ 220। तो 8 मई को बाय वेजेस टोटल पेमेंट में 240, और कहाँ लिखा जाएगा? वेजेस में 240। फिर 8 मई को बाय टी फॉर स्टाफ 220, और इसे कहाँ लिखा जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 220। अब 10 मई को 3 खर्चे हो रहे हैं। पेड रिवार्ड टू सर्वेंट्स 150, फिर है बॉट शॉर्ट एंड नोट फॉर ऑफिस स्टाफ 580, फिर है पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर 400। तो पेड रिवार्ड टू सर्वेंट्स लिखेंगे बाय रिवार्ड टू सर्वेंट्स 150 टोटल पेमेंट्स में, और ये कहाँ जाएगा? मिसलेनियस में 150। फिर है बाय शॉर्ट एंड नोट 580। शॉर्ट एंड नोट किस में आएंगे? स्टेशनरी में आएंगे, तो स्टेशनरी कॉलम में लिख लिया जाएगा। और कैजुअल लेबर को जो वेजेस है बाय वेजेस 400, ये किस में आएगा? वेजेस के कॉलम में आ जाएगा।
फिर 12 मई को 2 खर्चे हैं, परचेज्ड पेन्स एंड पेंसिल्स 520 के और पेड फॉर एनवलप्स 250। तो मई 12 को बाय पेन्स एंड पेंसिल टोटल पेमेंट के कॉलम में 520, और ये क्या है स्टेशनरी का खर्चा है तो स्टेशनरी में 520। इसके बाद है मई 12 को बाय एनवलप्स 250, ये भी किसका खर्चा है स्टेशनरी का खर्चा है तो 250 रुपीज़ स्टेशनरी में आ जाएंगे। इसके बाद 15 मई को पेड फॉर रिपेयर्स टू टाइपराइटर 200 का खर्चा है, तो उसको कैसे दिखाएंगे 15 मई को बाय रिपेयर्स ऑफ टाइपराइटर TW मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा टाइपराइटर, टोटल पेमेंट 200 का, और इसे कहाँ दिखाया जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा। तो ये टोटल पेमेंट है। अब देख लेते हैं कि खर्चा टोटल कितना हुआ और हेड वाइज कितना हुआ, तो सारे कॉलम्स का टोटल लगा लेते हैं। अब टोटल देख लेते हैं, टोटल पेमेंट्स का, ये टोटल पेमेंट के कॉलम का टोटल आया 4460, जिसमें पोस्टेज एंड कुरियर का खर्चा है 400, वेजेस का खर्चा है 890, कन्वेंस का खर्चा है 750 एंड कार्टेज का खर्चा है 300, स्टेशनरी का खर्चा है 1350 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिला के कितना एक्सपेंडिचर कितना होता है 770। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल आप क्रॉस टैली करके देखना, अगर ये दोनों सेम बैठता है तभी हमारे ये टोटल क्या होंगे सही माने जाएंगे। अगर मान लीजिए क्रॉस टैली में कहीं गड़बड़ आती है तो आप फिर से टोटल करके देख लीजिएगा, मतलब यहाँ का वर्टिकल टोटल और इधर का हॉरिजेंटल टोटल कितना होना चाहिए 4460, और अवेलेबल बैलेंस हमारे पास कितना है 5000। अब देखते हैं कि बैलेंस कितना आता है और इम्प्रेस्ड के लिए कैश कितनी रिसीव होती है। ये 15 मई को टोटल पेमेंट हो गया 4460 और बाकी का बैलेंस बचेगा 15 मई को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा 540 रुपीज़। ये 540 कैसे आया, ये हमारे पास अवेलेबल बैलेंस था 5000 का, इसमें से एक्सपेंडिचर हो गए 4460, तो बाकी का बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट 16 मई को, क्योंकि यहाँ पे 15 मई को बैलेंस पूछा गया है तो यहाँ पे ये बैलेंस मई 16 को क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड में ये आ जाएगा बैलेंस कितना 540, और यही जो टोटल पेमेंट जो हो चुके हैं वही अमाउंट क्या आगे कैशियर से रिसीव हो जाएगी ठीक है ना। जो जितना पेमेंट पैटी कैश बुक का क्या रूल है कि जितना पेमेंट हुआ है उतनी ही अमाउंट क्या की जाएगी कैशियर से दोबारा रिसीव की जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें बैलेंस कितना रखना है, इम्प्रेस्ड का बैलेंस 5000 रखना है। तो 16 मई को टू बैलेंस BD हो जाएगा 540 और कैश टू कैश अकाउंट हो जाएगा 4460, और यही चीज़ हमें आंसर में बतानी है। अच्छा, आंसर में क्या लिखेंगे, ऑन 15th मई बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज ₹540 एंड अमाउंट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड ₹5000 इज 4460। यानी 15th मई को पैटी कैश बुक का बैलेंस कितना है 540 है, और वो अमाउंट जो कैशियर से रिसीव की जानी है 5000 का इम्प्रेस्ड बनाए रखने के लिए वो कितनी होगी 4460। इसको हम आंसर में देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैलेंस इट ऑन 15th May 2020 एंड शो द अमाउंट विच शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड ₹5000। ये क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया इसलिए ये आंसर जरूर देंगे ठीक है ना। आंसर करके ये 2 लाइन लिख के आएंगे। अब ये पूरा आंसर आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। मैं पूरे पेज का वो कैमरा ऊपर करके दिखा रही हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए ठीक है। जो मैंने वो क्वेश्चन जब मैं रीड कर रही हूँ तो वो आप अपनी कॉपी में उसको लिख लेना और ये आंसर आप खुद से इसको करने की कोशिश कीजिए। और इसमें जो भी आपको क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो DK गोयल जी की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं।